नमस्कार, मैं रवीश कुमार दिमाग लेकर आया हूँ। आवश्यकता है एक ऐसे न्यूरो एक्सपर्ट की जो ब्रेन का यह मॉडल लेकर देश को बता सके कि ब्रेन के किस पार्ट से अर्बन नक्सल बनते हैं, किस पार्ट से दिमागी नक्सल बनते हैं। उससे पहले यह बता दे कि अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल की पहचान करने वाले लोगों के ब्रेन की यह कोशिकाएं दिमाग के किस हिस्से में रहती हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों के दिमाग में गड़बड़ी नजर आने लगी है, उससे यह भी लगता है कि अब देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो न्यूरो सर्जन हो, जो दिमाग की हरकतों को ठीक से समझता हो। बहुत ही खतरनाक है दिमाग के साथ नक्सल को जोड़ देना। क्या दिमाग का इस्तेमाल करना गलत है? दिमाग का इस्तेमाल करने वालों की ज़माना तारीफ करता है। दिमाग से पैदल की भी एक कैटेगरी है जो सुस्त तो होता है, लेकिन इस देश में दिमाग का इस्तेमाल करना कैसे गलत हो सकता है? कोई ऐसा काम है जिसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता है? इस ब्रेन के बिना क्या आपका शरीर चल सकता है? क्या केवल नक्सल ही दिमाग का इस्तेमाल करते हैं? अगर ऐसा है तो इस समय बेरोजगारी और तरह तरह की बर्बादी का कारण ही यही है कि सरकार में बैठे लोगों ने समस्याओं को लेकर दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है और समस्याओं को उठाने वालों को दिमागी नक्सल कहने लगे हैं। इसी सब में दिमाग लगाते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर। आरएसएस के मोहन भागवत कहते हैं जेन जी एंटी नेशनल नहीं है, वो हमारे अपने हैं। और 5 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिमागी नक्सल का इस्तेमाल करते हैं। लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं, मगर बताते तक नहीं किसे दिमागी नक्सल बोल रहे हैं। क्या जेनजी को बोल रहे हैं? 15 अगस्त से पहले जेनजी ने जंतर मंतर पर दिमाग का इस्तेमाल किया। झारखंड में छात्रों ने दिमाग का इस्तेमाल किया। क्या उन्हें दिमागी नक्सल कहा जा रहा है? दिल्ली में पुलिस हिंसा पर गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। उसके पहले दिमागी नक्सल की कैटेगरी क्या लोगों में बिठाई जा रही है ताकि आगे चलकर पुलिस की हिंसा को हम सही ठहरा सकें? इस तरह की कैटेगरी की जरूरत ही क्यों पड़ी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच का इस्तेमाल किसी के लिए भी किया हो, मगर कॉकरोच जनता पार्टी अस्तित्व में आ गई और अब सोशल मीडिया पर दिमागी नक्सल जनता पार्टी के पोस्टर वायरल होने लगे हैं। इसी पोस्टर में दिमाग के 2 हिस्से किए गए हैं। एक हिस्से का संबंध प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, नफरत, पूर्वाग्रह, बायस और बांटने वाली सोच, इन सब से दूर रहने के लिए कहा गया है। दिमाग का दूसरा हिस्सा है जिसमें बताया गया है कि फैक्ट, तथ्य, तर्क, देशभक्ति, एकता, सोचने बोलने की आजादी और संविधान पहले। बीच में लिखा है दिमाग यूज करो। कई सारे लोग खुद को दिमागी नक्सल बोलने लगे हैं। जिस तरह अर्बन नक्सल कहने के बाद लोगों ने खुद को अर्बन नक्सल कहना शुरू कर दिया था। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। ये कौन लोग हैं जो समाज को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल का नाम तो दिया, मगर कौन लोग हैं नहीं बताया। देश को गलत रास्ते पर ले जाने का इल्जाम प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर भी तो लग सकता है। क्या सरकार से सवाल करना, उसकी नीतियों का विरोध करना समाज को गलत रास्ते पर ले जाना है? सरकार जो गलतियां करती जा रही है, परीक्षा में पेपर लीक को रोक नहीं पा रही। अभी यूजीसी नेट की 3 पेपर की परीक्षा रद्द हुई है। स्कूलों की हालत खराब है। जब बच्चों ने इसे लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया, सरकारें परेशान हो गई। राजस्थान में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि बिना प्रिंसिपल की अनुमति के कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, कोई स्कूल में नहीं जा सकता। इस तरह से दिमाग कौन लगा रहा है कि देश की शिक्षा की बर्बाद हालत बाहर ही ना आ सके? सरकार इस पर क्यों दिमाग लगाना चाहती है कि कोई आशुतोष रांका, सौरभ दास
स्कूलों में जाकर भीतर की खस्ता हालत दुनिया को ना बता सकें, देश के बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है, उनकी सच्चाई बाहर आने से रोकने में जो लोग दिमाग लगा रहे हैं, उन्हें क्या नाम दिया जाए, उन्हें क्या कहा जाए, जिनका नाम पीके जोशी हैं, जो एनटीए के चीफ बने हुए हैं और उनसे यूजीसी नेट की परीक्षा तक नहीं कराई जा रही है। वो भी नेट यूजी की परीक्षा में पेपर लीक के बाद इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद परीक्षा हुई और उसमें भी धांधली हो गई। टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, आजादी गैंग, अफजल गैंग, खान मार्केट गैंग, एंटी नेशनल, कम्युनिस्ट, सेकुलर, प्रेस्टिट्यूट, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने एफडीआई का एक मतलब यह भी बता दिया, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक है। अच्छी बात है कि उन्होंने उस दौर में इस्तेमाल किया जब जनता बेहतर तरीके से प्रोपेगेंडा समझने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी को लगा होगा कि जेनजी को टारगेट करने के लिए मॉर्निंग वॉकर और व्हाट्सएप अंकिलों के पास कोई शब्द नहीं है, तो उन्हें नया टर्म दे देते हैं। मगर प्रधानमंत्री भूल गए कि अब जेनजी को एंटी नेशनल के फ्रेम में कैद करना संभव नहीं रहा, वो समय भी चला गया। दरअसल इस तरह की कैटेगरी श्रेणियां क्यों गढ़ी जाती हैं? ताकि कुछ लोग इसके जरिए कुछ लोगों को टारगेट करते रहें, देश विरोधी बताते रहें। सरकार तरह तरह से अपने नागरिकों पर पहरा बिठाती है, नजर रखती है। इस तरह के टर्म भी एक तरह से सीसीटीवी कैमरे का काम करते हैं, जो सरकार से अलग सोचने वालों को गद्दार से लेकर दिमागी नक्सल कहकर डराने की कोशिश करते हैं, एजेंसियों को उकसाते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। अगर आपने जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 पढ़ी है तो थॉट पुलिस, विचार पुलिस की कल्पना को आप समझ सकते हैं। सत्ता तंत्र की ऐसी पुलिस जो हर समय लोगों के पीछे पड़ी रहती है कि वे क्या सोच रहे हैं, क्या लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। उस पुलिस को डंडे के रूप में दिमागी नक्सल तो कभी अर्बन नक्सल का टर्म पकड़ा दिया जाता है, ताकि सरकार की जगह लोग ही लोग को टारगेट करते रहें। अब ऐसे टर्म और ब्रांडिंग का टाइम ओवर हो चुका है। जिस जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थॉट पुलिस में बदलना चाहते हैं ताकि वह सवाल करने वालों पर भीड़ बनकर टूट पड़े, वही जनता नागरिक पुलिस बनकर मोदी सरकार से सवाल पूछने निकल पड़ी है कि आपसे एक परीक्षा क्यों नहीं हो पा रही। डू यू गेट माई पॉइंट? इसीलिए ऐसे टर्म का विरोध बहुत जरूरी हो जाता है। जब पहली बार अर्बन नक्सल टर्म का इस्तेमाल हुआ तब कई लोगों ने इसे गले लगा लिया और चुनौती दी कि अब बताइए कोई अर्बन नक्सल है तो आप क्या कर लेंगे। मार्च 2020 में लोकसभा में मोदी सरकार ने कहा अर्बन नक्सल जैसी कोई कैटेगरी नहीं होती है, गृह मंत्रालय इसका इस्तेमाल नहीं करता है। यह तस्वीर गिरीश कर्नाड की है। उन्होंने तो गले में तख्ती डाल ली कि मैं भी अर्बन नक्सल हूं। अगर बोलने का यह मतलब है कि कोई नक्सल हो गया है तो मैं भी अर्बन नक्सल हो गया हूं। यह तस्वीर सितंबर 2018 की है। उसी साल अगस्त में अरुंधति रॉय ने लिखा कि मेरा नाम अरुंधति रॉय है और मैं भी अर्बन नक्सल हूं। इस बार भी लोगों की प्रतिक्रिया उसी तरह से है जैसे अर्बन नक्सल को लेकर थी। यही एक कैटेगरी नहीं है। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसे अपने ही देश के भीतर अलग अलग प्रकार के दुश्मन नजर आने लगे। सरकार से सवाल करने वालों को, उसकी नीतियों का विरोध करने वालों को नए नए नाम दिए गए। देश विरोधी, देशद्रोही, एंटी नेशनल या दिमागी नक्सल, सब उसी कैटेगरी के अलग अलग नाम हैं जिन्हें 2014 के बाद मोदी सरकार से सवाल करने वालों के खिलाफ गढ़ा गया। मगर अब एक बदलाव आ गया है। एंटी नक्सल से लेकर अर्बन नक्सल तक का इस्तेमाल छोटे से समूह के लिए किया जाता रहा है। वो लोग जो अपने अपने पेशे में एक स्थान रखते थे, गिनती के 1 या 2 या 3 या 4 थे, जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर ईडी के छापों का डर हटाकर अखलाक की हत्या के बाद बोलना शुरू किया। संख्या के लिहाज से कम थे
मगर उनकी बातों का प्रभाव बहुत ज्यादा था। प्रोफेसर, पत्रकार, लेखक, संगीतकार, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र नेता, वकील, फिल्म और थिएटर की दुनिया के चंद लोग, यही वो समूह था जिसने मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू किया। इस बार दिमागी नक्सल की कैटेगरी बहुत बड़ी बना दी गई है। साफ साफ जेनजी का नाम नहीं लिया गया, मगर जिस तरह से दिमागी नक्सल कहा गया है, जो समाज को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, उनसे जोड़ा गया है। लगता है प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में अभी तक यही बात चल रही है कि जंतर मंतर पर जो युवा आए, झारखंड के जयपाल सिंह स्टेडियम में जो युवा आए, उन्हें किसी ने गलत रास्ते पर भटकाया है। हुआ यह कि 2014 के बाद से जिस तरह से आंदोलनों पर गोदी मीडिया और सरकार ने हमला किया, उसमें शामिल नेताओं के खिलाफ यूएपीए की धारा लगा दी गई, जेलों में बंद कर दिए गए और कई लोगों के घरों पर बुलडोजर तक चलवा दिया गया। लोगों में डर पैदा हो गया आंदोलन में शामिल होने को लेकर। पहली बार ऐसा हुआ कि जेनजी के आंदोलन में लोग जुड़ते चले गए। उन्होंने बता दिया कि प्रदर्शन करना देश का विरोध करना नहीं है, सरकार का विरोध करना है और इसके लिए किसी से नहीं डरना चाहिए। आंदोलन करने वालों की तुलना कोई परजीवी से कैसे कर सकता है? हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। आंदोलन करने वालों की तुलना कोई परजीवी से कैसे कर सकता है? यह देश आजाद ही हुआ है आंदोलन से। क्या आजादी के लिए आंदोलन करने वाले परजीवी कहे जा सकते हैं? स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है उन्हें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल की कैटेगरी को हथियारी नक्सल के विपरीत बताया। क्या इसका मतलब यह है कि बिना हथियार के आंदोलन करना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी एक प्रकार का नक्सल है? फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी की उस तस्वीर का क्या करेंगे जो कैबिनेट की बैठकों में उनके पीछे टंगी नजर आती है? क्या बैकडेट में जाकर गांधी के आंदोलन को भी दिमागी नक्सल का आंदोलन कहना पड़ेगा? क्या बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले सरदार पटेल को दिमागी नक्सल कहा जा सकता है? आजादी के बाद जब भी इसके लोकतंत्र पर खतरा आया, लोगों के आंदोलन से ही यह देश बचा है। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शामिल लोग पेंशन उठा रहे हैं, क्या उन्हें दिमागी नक्सल कहा जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दौर में किसान आंदोलन को लेकर भी यही सोच रहे थे, इसी तरह से बोल रहे थे। उन्हें तब भी लग रहा था कोई देश को गुमराह कर रहा है। यही सोच उनकी 15 अगस्त के भाषण में बाहर आ गई जब उन्होंने कहा दिमागी नक्सल देश को गुमराह कर रहे हैं। फरवरी 2021 में जिस आंदोलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंस रहे थे, उसी आंदोलन के सामने 19 नवंबर 2021 को हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। जेनजी को भी गोदी मीडिया ने विदेशी एजेंट
और साजिशों से जोड़ा, लेकिन हुआ क्या? जिस तरह से किसान आंदोलन से माफी मांगनी पड़ी, कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा, उसी तरह जंतर मंतर के आंदोलन के कारण धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर उन्हें मंत्रिमंडल से निकालना पड़ गया। दोनों बार आंदोलन को नकारने, उसके प्रति घृणा जाहिर करने के बाद भी उसी आंदोलन के सामने मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। भारत की जनता इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझ गई है, राजनीति जान गई है। क्यों मोदी सरकार अपने विरोधियों का अलग अलग नामकरण करती है? इसलिए जब जेंजी जंतर मंतर पर आए तो अपने नारों, अपने शब्दों और गानों को लेकर आए, जिसके लिए सरकार के पास कोई नया टर्म नहीं था, समझने की कोई शक्ति नहीं थी। सारे पुराने टर्म को जेंजी ने अपने नए नारों से उड़ा दिया। मोदी सरकार के दौर में यह पहला आंदोलन है जिस पर पुरानी बनाई गई कैटेगरी फिक्स ही नहीं हो पाई। कम्युनिस्ट से लेकर अर्बन नक्सल तक को चिपकाना मुश्किल हो गया, क्योंकि यह सब बेकार साबित हो चुका है। लोग जान गए हैं कि इन सब की आड़ में मोदी सरकार पब्लिक के लिए बोलना मुश्किल कर रही है, पब्लिक घुटन महसूस कर रही है। जेंजी की ताकत अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी उनका नाम लेकर नहीं बोल पाए कि दिमागी नक्सल जेंजी को भटका रहे हैं, और दिमागी नक्सल कह भी दिया, थोड़ी देर में सफाई भी देने आ गए। सरकार को उसी दिन समझ आ गया कि कॉकरोच आंदोलन की तरह एक नया आंदोलन ना खड़ा हो जाए, तो मोदी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को सफाई देने के लिए भेजा गया। रिजिजू ने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा है, केवल यही 3 कैटेगरी दिमागी नक्सल हैं, वह जो माओवादियों को सपोर्ट करते हैं और भारत के संविधान का तिरस्कार करते हैं, जो अलगाववादियों के साथ खड़े हैं और आर्टिकल 370 का समर्थन करते हैं, जो चिकन नेक काटकर पूर्वोत्तर को भारत से अलग करना चाहते हैं। इस ट्वीट के बाद किरण रिजिजू शर्जील इमाम के पुराने भाषण को भी ट्वीट करते हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी की बात की सफाई के लिए किरण रिजिजू को शर्जील इमाम के भाषण का इस्तेमाल करना पड़ गया। लेकिन क्या उसका 15 अगस्त के आसपास कोई भी संदर्भ था? दिल्ली में पुलिस ने गोली चलाई या नहीं चलाई, तो किसके आदेश से? सवाल यह है जंतर मंतर पर क्यों जेंजी को आंदोलन करना पड़ा, यह सवाल है। शर्जील इमाम और उमर खालिद को लेकर सवाल तो यह है कि बिना ट्रायल के इन्हें अब तक जेल में क्यों रखा गया, कब तक रखा जाएगा? क्या यही इंसाफ है? इंसाफ का मजाक उड़ रहा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की सफाई देने के लिए शर्जील इमाम के भाषण की जरूरत पड़ गई, तो किरण रिजिजू को बताना चाहिए कि 6 साल से दोनों जेल में बंद है, ट्रायल क्यों नहीं शुरू करा पाए? 14 अगस्त को अरुंधति रॉय ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले में ट्रायल शुरू किया जाना चाहिए। इस पत्र में अरुंधति चीफ जस्टिस को याद दिलाती हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का हिस्सा थे जिसने फैसला दिया कि यूएपीए के मामले में बिना ट्रायल के अगर किसी को लंबे समय तक जेल में रखा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बेल दे सकती है। स्पीडी ट्रायल उसका मौलिक अधिकार होता है। तो उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले में 6 साल से ट्रायल शुरू नहीं हुआ, इसे शुरू करना चाहिए। इस पत्र पर 110 लोगों के हस्ताक्षर हैं। राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा, लोकसभा सांसद राजा राम सिंह, लेखक अमिताभ घोष, रामचंद्र गुहा, प्रकाश राज, योगेंद्र यादव, स्वरा भास्कर, जयती घोष और तनिका सरकार के नाम हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की सफाई के लिए उनकी सरकार के मंत्री को शर्जील इमाम के भाषण का इस्तेमाल करना पड़ जाए तो साफ है उनके पास अब कोई दलील नहीं बची है। सरकार जरूरत से ज्यादा घबरा गई है। इसीलिए सफाई देनी पड़ी कि जो संविधान का तिरस्कार करते हैं, माओवादी को सपोर्ट करते हैं, तो कौन करते हैं, कौन तिरस्कार करता है? मणिपुर में 3 साल से अधिक समय से हिंसा जारी है। क्या प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल का इस्तेमाल करते हुए मणिपुर का भी ध्यान किया होगा? मणिपुर के लिए भी उन्होंने कुछ कहा, कुछ नजर आया? वहां कौन लोग हिंसा कर रहे हैं? 2024 के चुनाव में राहुल गांधी और विपक्ष ने संविधान को बदलने का आरोप बीजेपी पर लगाया, संविधान का तिरस्कार करने का आरोप बीजेपी पर लगाया। उसकी सीटें इसलिए भी कम हो गई कि जनता भी समझने लगी कि संविधान का पालन नहीं हो रहा, इसे बदलने के नाम पर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और यह मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? भाई और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है,
कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया, उस दिन यह हिंदुस्तान नहीं बचेगा। समस्या यह है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिर जाते, उनके पास सवालों के जवाब नहीं होते, उन्हें चारों तरफ माओवादी नजर आने लगते हैं। कई बार उन्होंने कहा है कि सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में माओवादी सोच के लोगों ने नीतियों को प्रभावित किया। इन लोगों ने गलियारों में अपनी जगह बनाए रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई भाषणों में अर्बन नक्सल की बात कर चुके हैं, मीडिया इंटरव्यू में इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अपने प्रचार में प्रधानमंत्री कहने लगे, कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के कब्जे में चली गई है। 2017 से अर्बन नक्सल शब्द गोदी मीडिया की भाषा का हिस्सा बना हुआ है। फिर भी 9 साल बाद प्रधानमंत्री को नए शब्द गढ़ने की जरूरत क्यों महसूस हुई? अभी उन्हीं के आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर ने कहा कि सरकार को E10 का विकल्प भी देना चाहिए। इतने हफ्तों से जनता E20 से तबाह है, कारों की माइलेज घट गई है, कारों पर असर पड़ रहा है, मगर मंत्री स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। E20 का फैसला अकेले नितिन गडकरी का नहीं है, मोदी सरकार का है। कैबिनेट में यह फैसला पास हुआ, लेकिन अब मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार भी आलोचना कर रहे हैं। इन्हें किस कैटेगरी में आप फिट करेंगे? क्या इन्हें भी दिमागी नक्सल कहा जाएगा, देश को गुमराह करने वाला कहा जाएगा? मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है। इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। लोकसभा में राहुल गांधी ने एक छात्रा से बातचीत का प्रसंग पेश किया। राहुल उस छात्रा से पूछते हैं, स्टूडेंट कौन होता है? तो वह जवाब देती है कि विद्यार्थी वह होता है जो सोचता है, सवाल करता है, जो अपने सीने पर सच लेकर चलता है। किसान, डॉक्टर, वकील, बेरोजगार युवा छात्र हो सकते हैं क्योंकि ये सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। फिर राहुल उसी छात्रा से पूछते हैं, दूसरे टाइप के लोग क्या होते हैं? तो वह छात्रा बताती है कि ऐसे लोग जिन्हें लगता है उन्हें सब कुछ पता है, संसार का सारा ज्ञान उनके अंदर से आ रहा है, वो घमंडी होते हैं, किसी और की बात नहीं सुनते, दूसरे के सत्य का सम्मान नहीं करते। फिर राहुल उस छात्रा से पूछते हैं, तीसरी कैटेगरी अंधभक्त की कैटेगरी को कहां डाला जाए? इस पर जवाब देती है कि अंधभक्त वह होता है जिसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि इडियट ही भगवान है। इस भाषण के कुछ हिस्से को लोकसभा की कार्यवाही से निकालना पड़ा, हंगामा हो गया। तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another is God. So these are the three categories: student and अंधभक्त। इस पर बीजेपी भड़क गई। उसी शाम संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस तरह से पेश किया जैसे राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर आए जेंजी के लिए यह बात कह दी हो। लेकिन संबित को भी पता होगा अंधभक्त का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है। एक कैटेगरी वहां स्टूडेंट्स के आए, समझ में आता है, जंतर मंतर में स्टूडेंट्स आए थे। दूसरी कैटेगरी जंतर मंतर में आई, वो इडियट्स आए। कौन है वो इडियट? मैं तो देख रहा था कौन कौन आए। मैंने लिस्ट मांगी ऑफिस से कि कौन कौन आए थे, तो किसी ने दिखाया कि दूसरे पार्टी के लोग आए थे, कई पार्टी के लोग आए थे, नेता आए थे वहां पे, कई कुछ मूवी स्टार वगैरह भी आ गए थे। तो ये जो नेता आए थे, मैं उन नेताओं का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो ऑपोजिशन वाले हो सकते हैं, मगर उनके लिए भी ऐसे शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है। क्या वो जो नेता सब आए थे वो इडियट्स थे?
वे दे इडियट्स और अंधभक्त थे वहां पे। मतलब वहां जो गया था वो लोग या तो मतलब उनके नेतृत्व को, जो सीजेपी के नेतृत्व को मानते थे, वो सब अंधभक्त थे, उनका अपना कोई कॉन्शियसनेस नहीं था। लोकतंत्र में नागरिकों को दिमाग का इस्तेमाल करना ही चाहिए। जो नहीं करते हैं उन्हीं के लिए भेड़ों के समूह और भीड़ का इस्तेमाल होता है। इसीलिए दिमाग का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। समाज में तारीफ उसी की होती है जो दिमाग का इस्तेमाल करता है। इसी से घर चलता है, इसी से देश चलता है। पूर्व IAS अधिकारी आशीष जोशी ने एक बात लिखी है, आलोचनात्मक रूप से सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग, वैज्ञानिक सोच रखना संवैधानिक कर्तव्य है। संविधान में इसीलिए वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बात कही गई है ताकि लोग दिमाग का इस्तेमाल करें, अंधविश्वास से बचें। मोदी सरकार के समर्थक शुरू से ही बुद्धिजीवियों को तरह तरह से टारगेट करते रहे, कभी अर्बन, कभी दिमागी, कभी एंटी नेशनल। उन्हें कहने दीजिए जो कहना चाहते हैं, मगर आप दिमाग का इस्तेमाल करते रहिए। भारत की शिक्षा व्यवस्था स्कूल से लेकर कॉलेज तक बर्बाद हो चुकी है। जितना सवाल करना है अभी कर लीजिए, वरना इस देश में दिमाग का इस्तेमाल करने वाला कोई मिलेगा नहीं। वही लोग रह जाएंगे जो सवाल करने वालों को अर्बन नक्सल तो कभी दिमागी नक्सल कहते रहते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।